पहला न्यूमेरिकल है कि द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ टिपिकल स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है इफ द रेजोनेटिंग लेंथ इज 6 मीटर, लेंथ 6 मीटर। अच्छा, इसमें वर्ड रेजोनेटिंग का इस्तेमाल हुआ ना, तो इससे पता चल रहा है कि ये एक स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन है। अगर ये वर्ड यूज ना होता तो फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई ये लेंथ दी हुई है, हालांकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए तो वेवलेंथ गिवन होनी चाहिए, F इज इक्वल टू वी बाय लेमडा। तो आपने स्टेशनरी वेव का फंडामेंटल नोट क्या होता है, F इज इक्वल टू वी बाय 2L। तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, 24 डिवाइडेड बाय 2 और लेंथ कितनी गिवन है 6। तो आपके पास पहले न्यूमेरिकल का बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन और आंसर है कि 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये स्ट्रिंग जो है वो रेजोनेट कर सकती है। ऑल गुड। 7.2 कहते हैं द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं F1 को, वो इस न्यूमेरिकल में गिवन है 400 हर्ट्ज, जबकि लेंथ गिवन है इस न्यूमेरिकल में 0.75 मीटर्स। व्हाट यू नीड टू नो, यू नीड टू कैलकुलेट द स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन फिर से चूंकि ये एक स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन है तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा में लेमडा किसके बराबर होता है 2l के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी 2 और लेंथ 0.75 है, जिसको मैंने 75 डिवाइडेड बाय 100 करके अपने लिए आसान इसलिए कर लिया कि 100 इंटू 400 हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 75 जो है वो 600 आ जाएगा। कोई ज्यादा कैलकुलेटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं तीसरा, थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू बीट्स फिनोमेना। न्यूमेरिकल ये है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क ए एक दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ 4 बीट्स पैदा करता है 1 सेकंड में। यानी हम कह सकते हैं कि इनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितने हर्ट्ज का होना चाहिए, 4 हर्ट्ज का। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो ट्यूनिंग फॉर्क कहता है कि इट इज फाउंड दैट बाय लोडिंग बी विद सम वैक्स। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क बी है, इसके किसी एक प्रोंग पे, किसी एक हैंडल पे हमने थोड़ी सी क्या लगा दी है, वैक्स, जिसकी वजह से बच्चों ये होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आने से वो कहता है कि वो बीट्स जो पहले 4 सुनाई दे रही थी अब वो हमें 6 सुनाई दे रही, यानी जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का वो पहले से बढ़ गया है। फिर वो कहता है कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी 320 है तो बताओ कि ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी इस वक्त कितनी है। ध्यान से गौर से बात सुननी है। बीट्स इंक्रीज कर चुकी हैं अप टू 6। ये फॉर्मूला हर मुश्किल का हल है जो बीट से रिलेटेड है कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। प्लस माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमें नहीं पता कि बी की फ्रीक्वेंसी इससे ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो हमारा आंसर प्लस भी आ सकता है माइनस भी, तो हम इसको प्लस माइनस एन कर लेते हैं। नाउ लिसन, अगर एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन है तो एफ बी वो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे एफ ए प्लस माइनस एन। अब एन की वैल्यू कितनी है, तो आप एफ बी फाइंड करने के लिए एफ ए यानी 320 में एक मरतबा 4 को प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो। अब यहां पर है डाउट भाई, अब एफ बी की फ्रीक्वेंसी ये पता चलाना है कि 324 है कि 316 है। एफ ए की कितनी फ्रीक्वेंसी 320। पूरी तवज्जो बोर्ड पे रखना। एफ ए के साथ कंपैरिजन करके पता चलेगा कि बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। एफ ए कितना है, एक लम्हे के लिए मान लो कि बी की फ्रीक्वेंसी 324 है। इस 324 को हमने लगाई वैक्स, तो ये 324 से कम हो के 322 होनी चाहिए, कम होनी है ना वैक्स लगाने पे, तो 324 से कम होके कितनी हो जानी चाहिए 322 या 321 या 320, कुछ भी हो जाए। अब ऐसा करने से जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो बजाय 6 पे जाने के वो तो 2 पे चली गई, बजाय 6 पे जाने के कहां चली गई 2 पे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम मान लें कि बी की फ्रीक्वेंसी 316 है, अब इसको वैक्स लगाते हैं, इसकी वैक्स लगाने पे हो सकता है फ्रीक्वेंसी 314 हो जाए। अब ये डिफरेंस 4 की बजाय किस पे चला गया, हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही,
तो इसका मतलब है कि 314 हर्ट्ज जो है वो हमारे ट्यूनिंग फॉर्क बी की करेक्ट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इस मकाम पे अगर हम बी को वैक्स आउट करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और ए के साथ इसका डिफरेंस बढ़ जाएगा। डिफरेंस बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ बीट्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। अगर डिफरेंस कम हुआ होता, वो कहता कि बीट्स कम रह गई, 4 से कम होके क्या हो गई, तो फिर 322 हर्ट्ज जो थी ये हमारे ट्यूनिंग फॉर्क बी की करंट फ्रीक्वेंसी होनी थी। बात समझ आ गई सबको? ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल, ये आप समझ लो कि इन 10 के 10 न्यूमेरिकल्स में से सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल है चैप्टर 7 का। एक सिंपल स्ट्रिंग है, उसके साथ हमने एक वजन हैंग किया हुआ है 80 न्यूटन का। ये स्ट्रिंग स्टील से बनी हुई है और स्टील की इस वायर का डायमीटर 0.5 है, तो रेडियस d/2 हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा, मिलीमीटर है। स्ट्रिंग की लंबाई 1.5 मीटर है और इस स्ट्रिंग की जो डेंसिटी है वो 7.8 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। आपने इस स्ट्रिंग में पैदा होने वाली क्या चीज फाइंड करनी है, तो पहले स्टेटमेंट को गो थ्रू कर लेते हैं। स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन at its the lower end. The diameter 0.5 and length from the weight is 1.5. Calculate the fundamental frequency. Calculate the fundamental frequency. अब बुक पे डायरेक्टली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला गिवन है 1/12 अंडर रूट ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एम। ये फॉर्मूला टॉपिक के अंदर भी मौजूद है, लेकिन बच्चों कहीं मास दिया ही नहीं है। लेंथ तो गिवन है, मास गिवन नहीं है। अब कैसे मॉडिफिकेशन करनी है, गौर से सुनना और गौर से समझना। ये जो मास होता है ये डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता है, ऐसे ही होता है ना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब मैंने मास की जगह क्या लिखा, पहले डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 डायमेंशन चाहिए ना, उसको एरिया इंटू लेंथ लिख दूं, एरिया इंटू एक्स लिख दूं, कुछ भी बन जाएगा। लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी बाहर, कैंसिल। एरिया ऑफ वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर स्क्वायर। आर गिवन है, बाहर 1/2L के लिए लेंथ गिवन है, अंदर डेंसिटी के लिए डेंसिटी गिवन है, ऊपर फोर्स ऑफ टेंशन के लिए फोर्स ऑफ टेंशन गिवन है। अब आपको न्यूमेरिकल में इस मकाम पे हर चीज गिवन है। अब आपने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए अपने डिजायर्ड आंसर्स वैल्यूज पुट करनी है और 76 हर्ट्ज, यानी ये स्ट्रिंग अगर एक सिंगल लूप में वाइब्रेट करती है तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, 76 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। तो फोर्स ऑफ टेंशन कितनी है, 80 न्यूटन, डायमीटर 0.5 है, रेडियस हाफ हो जाएगा, लेंथ 1.5 है, डेंसिटी गिवन है 1/2L अंडर रूट एफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एम। फॉर्मूला है, मास गिवन नहीं है बट मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ को कैंसिल कर देगी बट एरिया की जगह आप क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे आपको सारा गिवन डाटा मौजूद है। आगे बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि एवरेज इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नियरली 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। डाटा में से निकाल लेना क्या, इंटेंसिटी। डाटा में से क्या निकाल लेना, इंटेंसिटी। फिर कहता है कि आपने छत पे जो सोलर पैनल्स लगाए हैं उनका जो कुल एरिया आपने रखा हुआ है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है। बताओ 4 घंटे में वो सोलर पैनल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो हमने किताब में पढ़ा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फाइंड क्या करना है, एनर्जी। सो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। इंटेंसिटी 500, एरिया 0.5 और टाइम 4 घंटे बताया हुआ है, तो 4 ज़रब 60 ज़रब 60 करके आपका जो एनर्जी का आंसर निकल रहा है वो 3.6 इंटू 10⁻6। इस आंसर में एक और भी खास बात है, ये आंसर 1 किलोवाट और है, 3.6 मेगा जूल। याद आ गया? तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप 3.6 मेगा जूल के, यानी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है ये कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल 6 के और न्यूमेरिकल 7 के दो पार्ट्स हैं। न्यूमेरिकल 6 में
एक वेव की इंटेंसिटी गिवन है 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर और वेव का एम्पलीट्यूड गिवन है 2 मीटर्स। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड वाला न्यूमेरिकल है, कांस्टेंट के फाइंड करना है। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। यहां से फाइंड क्या करना है, के, ए स्क्वायर को दूसरी तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें 4, और के का यूनिट याद रखना वॉट मीटर की पावर -4 है, वॉट मीटर की पावर -4 है, इंटेंसिटी -2 है और के कांस्टेंट -4 है। इसी 6 का बी पार्ट, इंटेंसिटी गिवन है 25, अब की बार कांस्टेंट गिवन है 5, कहता है एम्पलीट्यूड फाइंड करें। अब फॉर्मूला में याद रखना एम्पलीट्यूड पे स्क्वायर आता है, लिहाजा जो भी फाइनल आंसर आएगा वो अंडर रूट के साथ फाइंड करना पड़ेगा। अंडर रूट अप्लाई करोगे आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आ जाएगा 2.24 मीटर। ये हो गया न्यूमेरिकल 6 और उसके 2 पार्ट्स। अब आ गया न्यूमेरिकल 7 और उसके भी हैं 2 ही पार्ट्स। पार्ट ए, पार्ट ए में कहते हैं कि साउंड सिस्टम के बारे में न्यूमेरिकल है, उसकी पावर है 200 वॉट और एक ऑडियंस बैठी है जो तकरीबन 150 मीटर स्क्वायर के एरिया पर फैली हुई है। उस ऑडियंस को कितनी इंटेंसिटी रिसीव हो रही है, I इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, सिंपल गिवन पावर डिवाइडेड बाय गिवन एरिया। तो इंटेंसिटी इज वेरी सिंपल आंसर फ्रॉम द न्यूमेरिकल कैलकुलेटर 1.33 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसका बी पार्ट है अ लाइट बल्ब इमिट्स। अब ये लाइट के बारे में, एक लाइट बल्ब है 100 वॉट पावर है उसकी और उसने रोशन करना है 400 मीटर स्क्वायर के एरिया को, ठीक है। अब 400 मीटर स्क्वायर के एरिया को रोशन करने के लिए उसकी इंटेंसिटी कितनी है, अगेन द सेम फॉर्मूला, I इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, पावर 100 है, एरिया 4 है, 1/4 कितना होता है 0.25। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 7 का बी पार्ट। मैंने फिर कहा कि बच्चों वाले न्यूमेरिकल है, एक एक फॉर्मूला अप्लाई करके सीधा सीधा आंसर आ रहा है। 8वां न्यूमेरिकल एक रेडियो एंटीना के बारे में। रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वॉट पावर है, सिग्नल इज रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, 10 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर्स। अब इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, पावर पर यूनिट एरिया, और जब कोई एंटीना इमिट कर रहा है सिग्नल्स तो वो एक स्फेरिकल शेप में इमिट कर रहा है। एरिया की जगह क्या लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर, और पावर 500, 4 पाई कांस्टेंट है, आर 10 किलोमीटर लिख के you will get the intensity 4 into 10 raised to power -7। अगेन क्लियर। तो तकरीबन न्यूमेरिकल 5 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 8 तक, 5, 6, 7, 8, ये चारों न्यूमेरिकल इंटेंसिटी के सारे फॉर्मूलाज वो प्रैक्टिस करवा रहा है। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 9, ये ओपन और क्लोज एंडेड पाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। कहते हैं एक पाइप है, उसकी लेंथ है 1 मीटर और उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड। अगर ये पाइप ओपन एंड है, अगर ये पाइप, तो इसका फंडामेंटल भी बताओ और अगले 2 हार्मोनिक्स भी, और अगर यही पाइप क्लोज एंडेड है तो भी इसका फंडामेंटल बताओ और अगले 2 हार्मोनिक्स भी। अगर ये ओपन एंडेड है तो F1 है V/2L, अगर ये क्लोज एंडेड है तो फिर F1 है V/4L। ये यहां पर मैंने कैलकुलेट कर दिए V/2L और V/4L से। बट इसके F2 और F3 क्या होंगे, ओपन एंड में F2 2 टाइम्स और F3 3 टाइम्स होता है, लेकिन क्लोज एंडेड में याद करो F2 3 टाइम्स और F3 5 टाइम्स होता है। यानी इसी को 3 टाइम्स कर देना आपने और नेक्स्ट में इसको कितने टाइम्स कर देना है 5 टाइम्स, यहां पर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। और लास्ट न्यूमेरिकल के एक प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, उस पे एक ट्रेन अप्रोच कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो जस्ट 3.6 पे डिवाइड कर देना। डिवाइड करते हैं, जवाब आता है 25। तो ये ट्रेन की स्पीड है US। ट्रेन विसल बजाती है तो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब कहानी टोटल ये है कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ट्रेन मेरी तरफ अप्रोच कर रही है प्लेटफॉर्म पे, तो ये है सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। फिर ट्रेन मुझे क्रॉस करके निकल भी जाएगी तो वही
फॉर्मूला बन जाएगा सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, यानी इसमें केस ए भी लगेगा और केस बी भी लगेगा। केस ए का फॉर्मूला है v ओवर v माइनस यूएस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, बी में है v ओवर v प्लस यूएस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो मैं जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। गिवन वैल्यूज ऊपर लिखी है, ये आपने यूएस की जगह पुट करना है, ये v की जगह, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000। तो ए केस में ग्रेटर फ्रीक्वेंसी सुनेगी और बी केस में स्मॉलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें सुनाई देगी।